तो वी यस, आई रीड द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ सबसे डार्क डिप्रेसिंग मांगा एवर, बर्ज़र्क। बर्ज़र्क। बर्ज़र्क है या बरसक है वो नहीं पता, पर ये मांगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो इस देखो, अब सबको लगता है कि नारुतो की बैक स्टोरी, नारुतो का बचपन सबसे ट्रॉमाटाइज़ था, तो नहीं। तुमने अभी गट्स नाम के बंदे की स्टोरी सुनी नहीं है, और मैं इस वीडियो में पूरा मांगा और गट्स की स्टोरी को पूरा ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चालू करते हैं गट्स की स्टोरी के साथ, जो कि मैं थोड़ा छोटी-मोटी, छोटी में नहीं, फुल एक्सप्लेन बताने वाला हूँ। गट्स है इस मांगा का मेन कैरेक्टर, जो कि एक ट्री के नीचे पैदा हुआ है। उस ट्री में डेड बॉडीज़ टंगी है और वहीं पे एक वुमन की डेड बॉडी है, और उसी वुमन की डेड बॉडी से हमारा गट्स पैदा हुआ। लेकिन ये वहाँ से एक बैंक पास हो रहा होता है, जहाँ पे एक लेडी है शिशु नाम की, और जिसका बच्चा अभी ही खत्म हो गया। तो उसे लगता है कि गट्स का ही बच्चा है, तो वो गट्स को उठा लेती है। तो अब जो उसका पति है, उस बैंड का कमांडर है कैप्टन, जिसका नाम है गाम्बिनो। तो गाम्बिनो देव से एक्सेप्ट कर लेता है, बट बाकी क्रू मेंबर्स, बैंड के मेंबर्स बोलते हैं कि ये ऐसी जगह पैदा हुआ, ये शायद गर्ल चाइल्ड है, ये ओमेन है। तो फिर गाम्बिनो बोलते हैं कि अब ये पूरा जो ऐसी जगह में पैदा हुआ है, जिसके पास कुछ बचा नहीं है, ये शायद 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा और शिशु का मन भी बह जाएगा। तो इसलिए वो बोल देता है कि ले जा लेते हैं अपने साथ। फिर 2-3 साल बाद शीशु की डेथ हो रही होती है, वो मरने वाली होती है, तभी गट्स उसके आखिरी लास्ट टाइम में साथ में रहता है, गाँव में नहीं रहता, क्योंकि गाँव में वॉर के लिए, एक फाइट के लिए वहाँ से बाहर गया। और शीशु की डेथ के बाद सब फिर से गट्स को बोलने लगे कि ये कर्स चाइल्ड है, जब से ये आया उसी के कारण शीशु की डेथ हुई। स्टोरी में आगे गट्स अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है गाम्बिनो के काम आने के लिए, बैन के काम आने के लिए। ऐसे ही स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता गया गाम्बिनो, और गट्स ने साथ में मिलके बहुत सारी फाइट्स की, बहुत सारे लोगों को मारा। ऐसे ही गट्स थोड़ा ग्रो होता गया। फिर जब गट्स और उसकी मतलब आर्मी, मतलब जो बैन था गाम्बिनो का, वो अगले नेक्स्ट वॉर में जाते हैं, जहाँ पे गट्स एक बहुत बड़े विलन को, मतलब विलन नहीं, एक सोल्जर है बहुत हाईएस्ट पावरफुल लेवल का, उसको मार देता है, उसको हरा भी देता है। पर उसी वॉर में गाम्बिनो अपना पैर खो देता है, और फिर उसके बाद गाम्बिनो अपना पैर खो देता है तो विकलांग हो जाता है, तो वो वॉर नहीं कर सकता, वो फाइट नहीं कर सकता। तो सोल्जर के लिए एक सबसे बड़ा दुःख है कि वो फाइट नहीं कर सकता। तो फिर बाकी बैंड मेंबर्स और गट्स आगे कुछ वॉर्स करते हैं, कुछ फाइट्स करते हैं। तो उसी समय गट्स जब एक पावरफुल एनिमी को मार के उसका रिवॉर्ड, मतलब उनको पॉइंट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो गाम्बिनो को देने आता है। पर गाम्बिनो पूरा डिप्रेशन, मतलब वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड था गट्स के ऊपर, कि उससे भी यही लगा था ये सब चीज़ें गट्स के कारण, ये गट्स इज़ कॉन्स्टेंट। क्योंकि जब से गट्स आया तो पहले उसकी वाइफ शीशु मर गई, और अब इसका पैर बिगड़ गया, तो अब ये विकलांग बन चुका है पूरा। तो फिर उसी नाइट जब गट्स फिर से सो रहा होता अपने टेंट में, तब रोगाम्बिनो गट्स के टेंट में जाता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो ब्रो अब सेल्फ डिफेंस के लिए गट्स अपनी स्वॉर्ड उठाता है और गाम्बिनी को मार देता है। तभी टेंट में आग लग जाती है, सभी बैंड्स मेंबर्स आ जाते हैं। सबको लगता है कि गट्स ने इसको मार दिया, गाम्बिनी को मार दिया। तो गट्स वहाँ से भाग जाता है, पर फिर भी बैंड वाले उसके पीछे पड़े होते हैं। तो फिर गट्स वहाँ से भाग रहा ही होता है, उसे एक पीछे से एक एरो लग जाता है, और वो एक खाई में गिर जाता है। तो सभी बैंड मेंबर्स, उनको लगता है कि गट्स अब मर चुका है, कि इतने नीचे गिर के तो कोई बचेगा ही नहीं। ब्रो ही इज गट्स, वो नीचे जाके बच जाता है, बट गट्स जिंदा रहता है, और वो फिर अपनी स्वॉर्ड उठा के अपने आगे चलता रहता है, मतलब आगे जाता रहता है। फिर वहीं पे उसे कुछ वुल्व्स दिखते हैं, और ब्रो यकीन नहीं करोगे, ये छोटा-सा बच्चा अपनी हाइट की तलवार को लेके उन सारे वुल्व्स को मार देता है, और वहीं पे गट्स बेहोश हो जाता है। लेकिन ये वहीं से जहाँ पे गट्स बेहोश हुआ, वहीं से एक मर्सनरी बैंक पास हो रहा होता है, और उनको सोल्जर्स की ज़रूरत थी, तो उनको पता है गट्स बहुत अच्छा सोल्जर है, तो उन लोग गट्स को उठा लेते हैं। फिर ऐसे ही आगे जाते-जाते गट्स एक बहुत ही पावरफुल सोल्जर बन जाता है, और वो अपना मतलब एक सोलो जर्नी चालू करता है कि वो हर कोई बैंड में जहाँ जहाँ से उसको अच्छा पैसा मिले, वो उस आर्मी के साइड से फाइट करने लगता था। तभी एक फाइट चल रही होती है, एक वॉर चल रही होती है, जहाँ पे गट्स सबसे पावरफुल बने, तब जब सबसे पावरफुल सोल्जर को
मार देता है और ये फाइट कुछ लोग ऊपर से देख रहे होते हैं, जो कि मतलब बैंड ऑफ द हॉक्स उनके बारे में बात करेंगे। ऊपर से मतलब समझे तुम लोग के ऊपर से कुछ लोग वो फाइट देख रहे होते हैं। वहीं से गट्स अपना पैसा वैसे लेके जा रहा होता है और वहीं पे जो लोग ऊपर से देख रहे थे बैंड ऑफ द हॉक्स लोग, तो वहाँ के कुछ मेंबर्स आके गट्स से फाइट करते मतलब उसके पैसे छीनने के लिए। और गट्स उनको हरा देता है तो ब्रो वहीं पे बैंड ऑफ द हॉक्स का लीडर किरित, ये नाम तुमने सुना होगा, गिरीश नाम तुमने सुना होगा यूट्यूब में, इंस्टा में, कहीं भी अगर तुम्हें मांगा या एनीमे के कुछ सीन्स इंस्टा में आते हैं तो ये गिरीश नाम तुमने सुना होगा। ये गिरीश नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बस तुम सुनते जाओ, आगे स्टोरी सुनते जाओ। तो गिरीश आता है और गट्स से फाइट करता है और गट्स को डिफीट कर देता है और गट्स बेहोश गिर जाता है। फिर जब गट्स होता है तो वो अपना चलने मतलब वो निकलने वाला होता है तो गिरीश उसे बोलता है कि मेरी आर्मी मेरा बैच ज्वाइन कर। बट गट्स इज़ सोलो जर्नी मतलब गट्स अपना सोलो जर्नी करता है, फाइट्स करता है, गट्स डिक्लाइन कर देता है। तो गिरफ्त उसे बोलता है कि एक फाइट करते हैं, अगर तू हारा तो तेरी लाइफ मेरे हाथ में मतलब तू मेरे अंडर काम करेगा। तो वहीं पे गट्स और गिरफ्त की फाइट होती है और शिव ओह! हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर गट्स हार जाता है। गिरफ्त उसे इज़िली डिफीट कर देता है और गट्स इज़ द मेंबर ऑफ बैंड ऑफ द होप्स नाउ। और इसी बैंड में एक लड़की भी कास्का नाम की, जो कि गिरीश की मतलब राइट हैंड में समझ लो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट उस बैंड की। तो वो गट्स को हेट करती क्योंकि गिरीश का जो बिहेवियर है वो गट्स के साथ बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छा है। मतलब गिरीश ने आज तक किसी भी बंदे, बंदी, लड़की कोई को भी इतनी प्यार से ट्रीट नहीं किया, इतना क्लोज नहीं हुआ, बट वो गट्स के साथ क्लोज हो चुका था। फिर आगे जाके गट्स और गिरीश बहुत सारी फाइट करते हैं, बैंड ऑफ द हॉक्स का नाम बनने लगता है। क्योंकि इन्होंने एक भी ऐसी फाइट नहीं जो हार गए। ये जितने भी फाइट किए इन लोगों ने ये पूरी फाइट जीते गए हैं गट्स और गिरीश के कारण। फिर आगे जाके गिरीश गट्स को अपना रेडर कमांडर बना देता है, मतलब उसको एक पोजीशन दे देता है रेडर कमांडर की, क्योंकि गट्स इज प्रो, ही इज लाइक अ मॉन्स्टर। वो जब भी किसी से फाइट करता है ब्रो, एक तो मैं इतना हूँ तो मेरी स्वॉर्ड इतनी बड़ी है और वो भी हेवी, इतनी बड़ी स्वॉर्ड वो स्विंग करता है एकदम इजीली और वो सबको काट देता है, इंसान हो, क्रीचर्स हो, मॉन्स्टर हो, इससे के बारे में बात करेंगे। बस यही रहा कि ब्रो ही इज़ द मॉन्स्टर। फिर ऐसे ही आगे जाते-जाते बैंड ऑफ द हॉर्स का नाम बनने लगता है, वो बहुत बड़े सोल्जर, बहुत बड़ा एक बैंड बन जाता है जिसकी सबके ऊपर जिनकी नज़र रहती है, वो बैंड ऑफ द हॉर्स। स्टोरी आगे बढ़ती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा किंगडम है, जिसकी आर्मी मतलब जिसकी आर्मी बहुत बड़ी हो, वो जो राजा है वो बैंड ऑफ द हॉक्स मतलब इनके हॉक्स के बैंड को बोलता है कि हमारी आर्मी ज्वाइन करो। तो इन लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा किंगडम है और गिरीश का यही सपना है कि वो अपना खुद का किंगडम बनाना चाहता था। तो ये एक वन स्टेप क्लोज था उसकी जर्नी के लिए। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं उस किंगडम में और ब्रो वहाँ एक प्रिंसेस भी है, प्रिंसेस चार्लोट, कार्लोट कार्लोट नहीं, प्रिंसेस चार्लोट ही। तो ब्रो हमारे गिरफ्त को वो लड़की पसंद आ जाती है और वहाँ का जो राजा भी रहता है वो गिरफ्त के ऊपर इम्प्रेस रहता है कि इन्होंने एक फाइट नहीं हारी, इन लोगों ने बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म किया, मतलब सभी चीज़ें इन लोगों ने फाइट्स जो भी सब चीज़ें थे बहुत सारी की हैं। तो गिरफ्त का एक इम्प्रेशन था ये किंगडम के राजा के ऊपर। स्टोरी में आके जाके गिरीश उस प्रिंसेस मतलब उस किंगडम की प्रिंसेस चार्लोट को इम्प्रेस कर लेता, मतलब पटा लेता है, एक समझ ऐसा समझ लो कि वो उसे पटा लेता है। स्टोरी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि अब गट्स को बैंड छोड़ना है, क्योंकि अब गट्स अपनी सोलो जर्नी चालू करने वाला था फिर से, क्योंकि अब गिरिफ का जो सपना था अपना खुद का किंगडम बनाने का, अब वो वहाँ पे पहुँच गया है। और इसी बीच कास्का और गट्स का भी कुछ अच्छा रिलेशन बन जाता है, मतलब इतना अच्छा कि मतलब उन लोग अपना सेक्स वेक्स कर लेते हैं, पूरे इंटीमेट हो लेते हैं और उन लोग प्यार भी करने लगते हैं। और कास्का बोलती थी कि मैं तेरे साथ जब तू जाएगा मैं भी तेरे साथ आऊँगी। पर ब्रो जब गट्स उसको बैंड को लीव कर रहा होता है, तभी गिरीश वहाँ आता है, गट्स को फिर से चैलेंज करता है फाइट के लिए, बोलता है अगर इस बार तू हारा तो तुझे फिर से मेरे बैंड के अंदर ही रहना होगा। बट ब्रो गट्स अभी बड़ा हो चुका है, वो अभी बहुत पावरफुल है। गिरीश और गट्स की फाइट स्टार्ट होती है और गट्स गिरीश को हटा देता है और ब्रो गिरीश का चेहरा मतलब वो पूरा डिप्रेशन में वही बैठा रहता है। डिप्रेशन में अब देखो मर्द अपने डिप्रेशन में है तो वो कहाँ जाएगा अपनी पसंदीदा औरत के पास। तो रात को गिरीश प्रिंसेस के पास जाता है, उनके रूम में आता है
और उसे सीधे हग कर लेता है, फिर वो हग से किसेस में चालू हो जाता है, फिर किसेस से सीधे बेड पे और पूरा सेक्स चालू रहता है पूरा। और वो मतलब इस मांगा में ना ब्रुटैलिटी, न्यूडिटी सब चीज़ें ऑल आउट है, मतलब सभी चीज़ें क्लियर दिखाई है। और तुम्हें देखना है अगर ये सीन्स, तो तुम इसकी मूवी देख सकते हो। एनिमे के अंदर और अच्छे से दिखाया गया है, अगर तुम्हें देखना हो तो ये नर्डी बॉय, तो वो लोग अपना सेक्स वेक्स करके मतलब हो जाता है पूरा, ये वहीं पे प्रिंसेस के बेड में रूम में सोया होता है। बट ये सीन एक मेड, मतलब मेड कह रहा हूँ, वहाँ की जो नौकरानी है वो देख लेती है और वो राजा मतलब वहाँ के किंग को बता देती है। और ब्रो पूरा प्रोडक्ट गिरफ्त को इन लोग पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं। और गट्स भी बैंड छोड़ के जा चुका है और बाकी जो मेंबर्स हैं हॉक्स बैंड, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। पर कास्टर के कमान के अंदर बैंड मतलब हॉक्स ऑफ द बैंड वो बच के चले जाते हैं। मतलब ब्रो मतलब सब चीज़ बर्बाद हो गई। गट्स बैंड छोड़ के चले गया, बैंड के आधे मेंबर छोड़ के चले गए क्योंकि अटैक के कारण, क्योंकि अब गिरफ्त भी नहीं है, गट्स भी नहीं है। और गिरफ्त वहाँ पे सड़ रहा है, उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है वो जेल के अंदर। फिर आगे ऐसे कुछ 1 2 साल गट्स अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है। उसी जर्नी में फिर से अपने बैंड हॉक्स को मिलता है। तो फिर हॉक्स उसको सभी स्टोरी बताते हैं कि तेरे जाने के बाद ये हुआ। तो गट्स प्लान करता है तो गिरिफ्त को बचाने का। और हॉक्स गिरिफ्त को बचाने भी जाते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस उसकी हेल्प करती है गिरिफ्त तक पहुँचाने के लिए। तो जब गट्स और हॉक्स गिरिफ्त के पास पहुँचते हैं तो वो ये देखो ये उसकी हालत को इतना टॉर्चर किया गया, मतलब उसके बॉडी में हड्डियाँ उस बच्चे को मिल गई, इतने नहीं और ब्रूटल। बस उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसके मांस नहीं कुछ नहीं, बस हड्डियाँ एक स्केलेटन बन के रह गया। तो वो देख के गट्स बहुत गुस्सा रहता है, वहाँ जो भी डीमंस रहते हैं, जितने सोल्जर्स रहते हैं, गट्स सभी को काटते हुए जाता है। हाँ, तो फिर सक्सेसफुली इन लोग गिरफ्त को बचा लेते हैं। बट वो इन व्हाट कंडीशन, वो पूरा मर चुका है, ना अब वो फाइट कर सकता है ना कुछ कर सकता है, मतलब हाँ, तभी अपना सब शांति से चल रहा है, गिरीश को बचा लिया है, गट्स भी आ गया है, हॉक्स मेंबर्स भी है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है पर वो हर जगह से बच-बच के जा रहे हैं। पर एक सर्टेन इवेंट ऐसा आता है जहाँ पे गिरीश पागलों जैसे आगे भागते हुए जा रहा है और वो जाके एक रिवर में बैठ जाता है, जहाँ पे उसे एक उसकी खोई हुई चीज़ मिलती है, एक अंडा। ये आलू की शक्ल का अंडा जो कि गिरफ्त से बिलॉन्ग करता है। और इस आलू जैसे शक्ल के अंडे के मतलब स्टोन को बेहेलिट बेहेलिट मतलब बेहेलिट ही बोलते हैं। तो ये स्टोन है जो लिंक करता है फिजिकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड तक। मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड मतलब एक समझो स्पिरिट्स का वर्ल्ड, गॉड का वर्ल्ड या डिमंस का। तो वो उनको ज्वाइन करता है और ये एक की है उनको समन करने के लिए, वो लेयर्स ओपन करने के लिए। जैसे बरसात मांगा में एक फेट ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा गया है। अब वो फेट ऑफ ह्यूमैनिटी अच्छी के लिए है या बुरी के लिए, अब वो आगे आगे पता चलेगा। तो इस आदिवासी चक्कर के अन्य से हम गॉड डीमंस को समन भी कर सकते हैं और इसे सेक्रीफाइस सेरेमनी के लिए भी यूज किया जाता है। बट ये जो ग्रीक के पास बेनेडिक्ट है, बेनेडिक्ट वो भी है, बेनेडिक्ट है, वो क्रिम्सन बेनेडिक्ट है, वो एक यूनिक है। वो इस चीज़ को शो करता है एक रिबॉर्न, मतलब कि एक समझ लो मेंबर ऑफ गॉड, एक गॉड मेंबर का रिबॉर्न को प्रेजेंट करता है। एक टाइप से ऐसे समझो कि द एंड ऑफ द किंग हू पोजेस दिस एग शॉल conquer the world in exchange for his flesh and blood। ये स्टोन ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, ये डेस्टिनी मतलब डेस्टिन रहता है कि किसके पास जाएगा। अगर ये स्टोन मेरे पास है, अगर मैं इसको फेंक दूँ, गुम जाए या कोई छीन भी ले, तो जब राइट टाइम है, जब सही समय है, वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। जैसे गिरफ्त को उस रिवर में वो मिल गया, तो वह वहीं पे वो स्टोन से बोलता है ये चेंज कर, ये चीज़ें कर, मतलब समझो। तो गिरे तो वो चेंज पड़ता है और ब्रो एक न्यू डायमेंशन खुल जाता है, जिसे इक्लिप्स बोला गया है इस महारा के अंदर। डायमेंशन में एक न्यू वर्ल्ड मतलब एक्सट्रल वर्ल्ड ये सब बताया मैंने अभी। तो वो वर्ल्ड खुल जाता है जहाँ पे सभी गॉड हैं, मतलब सभी जो डीमन गॉड है 4, वो आते हैं। और जो 5वां डीमन गॉड मेंबर है जिसका रिबॉर्न होना था, वो गिरिफ्त था। और गिरिफ्त एक डिमोनिक रूप में मतलब एक डीमन के रूप में पैदा होता है। और वहीं पे पूरे लोग बैंड के हाउस ऑफ द बैंड जो भी लोग थे वो वहीं पे है और उनके चारों तरफ पूरे बीस्ट, पूरे क्रीचर्स, पूरे मॉन्स्टर्स है।
जो कि उन लोग को मार रहे हैं और पूरा बैंड वहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर सभी डीमन से फाइट कर रहा होता है तभी गिरिट नीचे आता है, कास्का को अपने पास ले आता है और गर्ड्स चिल्ला के फाइट कर रहा है, उसके बचाने के लिए जा रहा है, पर डीमंस उसको पकड़ के वहीं पे दबा देते हैं, उसका हाथ पकड़े रहते हैं, उसके पैर पकड़े रहते हैं। और ब्रो, अब जो होगा, अब तुम सहन नहीं कर पाओगे ब्रो। गिरिट रेप कास्का इन फ्रंट ऑफ गट्स। मतलब ब्रो, गट्स की आंखों के सामने गिरिट ने कास्का का रेप किया, वो भी ऐसे नहीं कि रेप किया, मतलब पूरी चीजें जैसे पैशनेट सेक्स करते ना, पूरा वो सब चीजें कि गट्स बस देख रहा है, उसको पूरे मॉन्स्टर ने दबोचे रखा है। और एक मॉन्स्टर ने गट्स का हाथ पकड़ा है, गट्स अपना हाथ काट के भागता है गिरिट के पास उसको मारने के लिए। बट नथिंग मैटर्स ब्रो, वहाँ पे जितने भी पावरफुल क्रीचर्स है, सभी गॉड्स है, वहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता। और फिर से गट्स उन लोग पकड़ लेते हैं। तभी एक नाइट आता है जो कास्का और गट्स को उस इक्लिप्स से बचा लेता है और एक आइलैंड पे छोड़ देता है। तो लोग सोच रहे होंगे ये इक्लिप्स क्या है, ये सेक्रीफाइस सेरेमनी क्या है। तो उसके बारे में तो मैं एक छोटी सी मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो इक्लिप्स एक रेयर सेक्रीफाइस सेरेमनी है जो हर 200 साल बाद की जाती है, जब एक गॉड मेंबर जब रिबॉर्न होता है, जो कि हमारा एक गिरिट था। और इस पावर को, इस डिमोनिक पावर को एक्वायर करने के लिए, इसको प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हें एक सेक्रीफाइस करना रहता है, जो कि तुम्हारे लोग हुआ है, मतलब सेक्रीफाइस करना हो। तो गिरिट पूरा अपना बैंड, गर्ड्स, कैस्का सभी मेंबर्स को एज अ सेक्रीफाइस कर देता है। हमारा गट्स और कास्का बच जाते हैं गट्स की नेक पे। और कास्का के चेस्ट में एक टेडल सिंबल, उसको ब्रांड बोला जाता है। और वो ब्रांड है एक सेक्रीफाइस का, मतलब उसको सेक्रीफाइस का ब्रांड बोला जाता है। ये ब्रांड एक सेक्रीफाइस का मतलब, अब चलते जब तक ये डेड मतलब ये ब्रांड तुम्हारी नेक पे, जैसे तुम्हारी बॉडी में, तब तक तुम्हें डिमोनिक क्रीचर्स, मॉन्स्टर तुम्हें सताएंगे, तुम्हें डिप्रेशन में डालेंगे, तुम्हारे माइंड के ऊपर काबू करेंगे, तुम्हें मारने आएंगी। सभी चीजें वो नाइट जिसने गट्स और कैस्को को बचाया है, ये सभी चीजें वो गट्स को बताता है कि अब तू एक स्ट्रगलर है, तुझे अपनी लाइफ के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तेरी डेथ एक मतलब क्वेश्चन नहीं, क्या बोलते हैं यार हिंदी में, तब तेरी डेथ फिक्स है, अब तुझे स्ट्रगल करना है तेरी लाइफ के लिए। क्योंकि अब ये जो डीमंस है, जो तेरे को आस-पास मॉन्स्टर दिख रहे हैं, वो तुझे हर रात सताने वाले, मतलब सताते ये तुझे मारने वाले, तेरे माइंड के ऊपर काबू करने वाले हैं। फिर जहाँ पे वो नाइट गार्ड्स और कास्का को छोड़ के जाता है, वहाँ कुछ लोग रहते हैं। तो गार्ड्स कास्का को वहीं पे छोड़ के अपनी सोलो जर्नी में चले जाता है, वो मॉन्स्टर को हर्ट करने। तो फिर कास्का के साथ जो भी इवेंट और जो भी सीन्स हुए, उस चीज़ से कास्का की मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, वो सभी चीज़ें भूल जाती है। और जब गट्स कास्का के पास जाता है तो कास्का डर जाती, चिल्लाने लगती है। तो गट्स उसको वहीं पे छोड़ के, क्योंकि कास्का वहाँ पे सेफ है, वहाँ पे उसको डीमंस या मॉन्स्टर हंट नहीं करेंगे, तो गट्स उसको वहीं पे छोड़ के अपनी सोलो जर्नी में मॉन्स्टर हंट करने के लिए निकल जाता है। और फिर आगे जाके गट्स मतलब उसको रिस्क लगता है कास्का को वहाँ छोड़ने का। तो गट्स वहाँ पे फिर से जाता है, कास्का को अपने साथ ले जा लेता है। और वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहा था, मतलब जहाँ पे कास्का और रह रही थी, तो वहाँ एक बूढ़ा है जो कि गट्स को स्वॉर्ड देता है। गट्स की जर्नी कंटिन्यू रहती है। फिर गट्स आगे जाके बन जाता है द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, हु स्लेज एवरी डीमन, एवरी क्रीचर इन वन वे। तो समझो यार, जिसके साथ बचपन में इतना सारा चीजें हुई, उसको हमेशा कर्ज बोला गया कि पहले जब ये जहाँ पैदा हुआ वो मरे हुए थे, जिस बैंड में गया वहाँ के लोग मर गए, हॉक्स में आया वहाँ पे भी ये सब हो गया। और फिर उसकी जो प्रेमिका मतलब गर्लफ्रेंड की मोहब्बत जो भी थी, उसके साथ ये सब हो गया। फिर भी ये बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख रहा है, सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा है गिर तक पहुंचने के लिए। तो ब्रो, अगर इमेजिन करूँ ना तो मेरे साथ हो, तो ब्रो मैं अपनी तो लाइफ एंड कर लूँगा ना, सुसाइड करके मर जाऊँगा। ब्रो मैं सही में अपनी लाइफ एंड कर लूँगा इसके जैसे ही माइंड सेट ब्रो, मतलब कट्स जैसे मैंने बोला, कट्स इज द राइट नेम फॉर हिम। ये सभी चीज़ें करने के लिए कौन में वो था, मतलब गट्स चाहिए। When the hero falls, the monster inside him is awakened. That goes. That's so for their increase.
It is a creating and मतलब तो आगे जाके कर्ट्स इतना पावरफुल, इतना ब्रूटल बन जाता है। मतलब वो किसी को भी मॉन्स्टर हो, जो भी हुए फॉर्म में मॉन्स्टर्स है, जो भी क्रीचर्स हैं, इतने बड़े-बड़े, उससे बहुत बड़े-बड़े, वो सबको काटता है, सबको मतलब डिफीट करता जाता है। तो ब्रो वो गट्स, तो अब हम थोड़ा बरसर की स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल स्टोरी क्या है उसकी। ये सभी चीज़ें मैंने गट्स की नाइफ बता दी, जो इक्लिप्स था, ये सभी चीज़ें मैंने एक स्टार्टिंग में मैंने बता चुका। अब थोड़ी स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ है क्या इसके अंदर, ये ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, डार्केस्ट मांगा क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो स्टार्ट की स्टोरी थोड़ी मैंने बता दी, गट्स का बचपन, ये कैसे आगे गया, बैंड ऑफ द हॉक्स, इक्लिप्स, ये सभी चीज़ें बता दी। तो फिर इसके बाद गट्स की कंटिन्यू चल रही है अपनी जर्नी। तो वहाँ पे कुछ मेंबर्स गट्स अपने साथ मतलब जॉइन कर लेते हैं गट्स को। एक एल्फ है, तब ये छोटा प्यूक और ये बच्चा, मतलब बहुत ही मज़ेदार हो गए। ऐसे ही आगे कंटिन्यू उसके साथ बहुत सारे मेंबर्स जॉइन करते हैं और गट्स बहुत सारे डीमंस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन्स, मतलब एपोस्टिल, एप्स्टॉल, क्या बोलते हैं उनको, वो कुछ है जो कि एक सैक्रिफाइस से अपनी पावर अवे कर, मतलब उन लोग भी डीमंस हैं, पर जो गॉड हैंड है गिरिफ के अंडर वाले, उनको वो कुछ पावर देता है, उन उसके लिए भी कुछ एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो गट्स को ये पता है कि वो जितने भी एब्स्ट्रगल जो भी है, मॉन्स्टर्स को मारते जाएगा और फिर गट्स धीरे-धीरे गिरिफ के पास पहुँचते जाएगा, क्योंकि उनको पता है गिरिफ कहाँ है, ये वो। शायद उसको गट्स पास रहते हैं तो वो सभी डीमन हंट्स मिलना भी जाता है, जहाँ पे वो बहुत बड़े-बड़े क्रीचर्स, डीमन मॉन्स्टर से फाइट करता है। मतलब बहुत ही गंदे तरीके से, इतनी ब्रूटैलिटी है इस माँगा के अंदर, इतना डार्क सीन है। और ब्रो इस माँगा के आर्ट वर्क की मैं क्या बात करूँ, मतलब इतना डिटेल्ड पैनल है ना इसके अंदर, मतलब लाइक अ पिग। अगर ये माँगा पैनल जो तुम देखोगे ना अगर, तो तुम्हें लगेगा कि किसी एक ह्यूमन ने ड्रॉ की हुई है। ऐसा लगेगा कि ये एआई इमेज है या फिर ये इलस्ट्रेटर किया गया है। पर नहीं ब्रो, वो हैंड ड्राइंग्स है, मतलब इतना डिटेल्ड माँगा है ना ये। इसलिए शायद बोलते होंगे कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माँगा है, क्योंकि इस माँगा के अंदर इतने डिटेल्ड वर्जन है ना सभी चीज़ों के। फाइट्स हो या फिर खुशी वाले सीन्स हो या कुछ भी हो, मतलब और जो मॉन्स्टर्स क्रीचर्स के डिज़ाइन है, जो भी डिटेल में ड्रॉ किए गई है, मतलब हैट्स ऑफ। और भी सबसे बड़ी बात, इस मांगा के अंदर हमारे गॉड रेफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा लिए गए। कई तो संस्कृत भी यूज़ की गई है, मतलब दुर्गा, वायु अपनी संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की गई है। गट्स और उसके जो न्यू मेंबर्स है, उसका जो एक साथी है, उसको उन लोग क्षत्रिय बोलते हैं। उनके टीचर्स को गुरु, ग्रेट गुरु बोला गया है। मतलब हिंदी, मतलब हमारे जो गॉड्स हैं, अपने इंडियन गॉड्स हैं, उनका इतना अच्छा रेफरेंसेस इतने अच्छे से बताया गया है। और ये एक हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो कि गॉड्स को नाचते हुए दिखाते हैं। फिर भी स्टोरी में आगे जाते-जाते गॉड्स को एक विच मिलती, विच मतलब जो मैजिक यूजर्स होते हैं वो मिलती है। और वहाँ पे गॉड्स को एक आर्मर दिया जाता है, जैसे वो नाइट के पास का मैंने दिखाया था, ये हाँ, ये जैसा इस नाइट के पास आर्मर है, वैसा ही गॉड्स को एक आर्मर दिया गया। पर उस आर्मर के खुद की भी नहीं, मतलब वो एक बोलते हैं ना कि अपने आप कंट्रोल करने लगता है, जैसे कुरामा नारुतो को कंट्रोल करने को देखता है, वैसे ही वो आर्मर गट्स को कंट्रोल करने का देखता है, उसको पोजेस करने का देखता है। इस आर्मर का नाम बर्सर्क आर्मर है। और अगर बर्सर्क का मीनिंग मैं तुम्हें बताऊँ तो एक टाइप से तबाही, तोड़-फोड़ ऐसा है। फिर इस आर्मर को पहनने के बाद गट्स को पेन भी फ़ील नहीं होता, पर अंदर से उसकी बॉडी फुल डैमेज होती रहती है। और आगे जाते जैसे ही वो आर्मर गट्स को पोजेस करने लगता है, गट्स अपने सेंसेस खोने लगता है, उसको आवाज़ सुनाई नहीं देती, दिखने नहीं लगता। और वो डीमन जो उसके अपोज़िट है, उनको मारने के बाद गट्स अपने खुद के मेंबर जो भी उसकी टीम में है, जो भी उसके साथी फ्रेंड है, उनको मारने का भी ट्राई करता है। पर जो विच है, वो गट्स को उससे पोजेस होने के लिए बचा ले, मतलब उसके माइंड में एक जाके गट्स को अवेक करती है कि ये अपने लोग हैं, नहीं तो गट्स तो सबको मार ही देता। तो अभी स्टोरी में इस विच का क्या काम है, ये मैजिक यूजर्स का क्या काम है, तो उसके भी रीज़न्स है। तो अब जो विच है, जो ये बच्ची है विच, उसकी जो ट्रेनर है, मतलब उसकी जो भी टीचर है, तो वहाँ जाके गट्स को पता चलेगा कि कास्टा की मेमोरी कैसे वापस लाई जा सकती है। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके यहाँ पे बैठते हैं, मतलब वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो जो वहाँ की विच है, मतलब जो भी उनकी लीडर है उस बच्चे की, तो वो उसे बताती कि जो एल्फ है ये प्यूक,
जो ये क्यूट बंदा दिख रहा है, उनका एक खुद का किंगडम मतलब एक खुद का मतलब समझ लो एरिया है, जो वहाँ की प्रिंसेस है, जो वहाँ की क्वीन है, वो शायद कास्का की जो भी है, उसकी मेमोरी वापस ला सकती है। तो फिर क्या? तो फिर वहाँ से उन लोग निकल जाते हैं कास्का की मेमोरी लाने के लिए, उन लोग एल्स के किंगडम में पहुँच जाते हैं। तो पहली बार जब एल्स के किंगडम में लोग पहुँचते हैं, तब मैंने पहली बार गट्स को आराम से रेस्ट करते देखा रात में। नहीं तो जितनी भी बड़ी स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई माँगा, तब से गट्स हर रात सोता नहीं, बस डीमन से फाइट करता रहता है। और ब्रो मतलब वो थकता ही नहीं, मतलब समझ लो आप, वो सुबह फाइट करता है इंसानों से, मॉन्स्टर से, फिर रात को जो क्रीचर्स आते हैं उनसे फाइट करता है। पर जब वो इसके किंगडम में गया, वहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स नहीं, कोई डीमंस नहीं। तो ब्रो पहली बार गट्स वहाँ आराम से बैठा हुआ था। तो फिर वहाँ पे जाके कास्का की मेमोरी का मतलब कार्यक्रम चालू होता है, उसकी मेमोरी वापस लाने का, जहाँ पे विच और गट्स की मेंबर की टीम के मतलब जो विच ने उसको मैजिक भी सिखाया, उन लोग कास्का की मेमोरी वापस लाने के लिए एक सेरेमनी करते हैं, जहाँ पे हम लोग कास्का की फ्लैशबैक देखते हैं, उसके साथ क्या-क्या हुआ और फिर ये जो भी था इवेंट मतलब एक्सपेरिमेंट, वो सक्सेसफुल हो जाता है, कास्का की मेमोरी वापस आ जाती है। फाइनली, फाइनली। तो कास्का उठते साथ सभी को थैंक यू बोलती है कि मुझे सँभालने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। क्योंकि जब कास्का की मेमोरी चली जाती है, वो लॉस्ट हो जाती, तब एकदम वो बच्चों जैसी बिहेव करती है, मतलब कुछ भी खाती है, यहाँ-वहाँ भगती है। तो उसके लिए वो सॉरी बोलती है और कहती है थैंक यू मेरा ख़्याल रखने के लिए इतने दिन। और फिर फाइनली जब वो कास्का और गट्स का मिलन आता है, हाँ, ये सेनेन वांगा यहाँ हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं होती। समझ लो कास्का गट्स से मिलने आती है और जब गट्स का वो फेस देखती है, उसे सारे फ्लैशबैक हिट करते हैं और वो चिल्ला के बेहोश वहाँ पे गिर जाती है। ना ब्रो, क्यों उस बंदे को मार रहे हो यार? उसको देखने तो दो अच्छे से। उसकी मेमोरी आ गई अच्छी बात है, पर वो देख भी नहीं पा रहे एक-दूसरे को। क्या है ये? मेमोरी आ गई है पर उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रिकवर मतलब उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को, क्योंकि अभी वो सभी फ्लैशबैक्स बहुत ही ब्रूटल थे, मतलब बहुत ही गंदे सीन थे, उससे उसे ओवरकम करना उन चीज़ों को। तो फिर गट्स कास्का एक-दूसरे को देखते नहीं पर थोड़ी बहुत बात करते हैं। हाँ, पर ब्रो जैसे मैंने बोला, ये शोनेन मांगा नहीं है, ये सेनेन मांगा है। यहाँ कुछ भी हैपनिंग नहीं चल सकता ज़्यादा देर। वहीं पे उस एल्व्स के किंगडम, आइलैंड, आइसलैंड जो भी है उनकी सिटी में हमारे डीमंस और लॉर्ड गिरिफ पहुँच जाते हैं इन अ कोर्ट फॉर्म। तो गिरिफ को देखते ही साथ भाई गर्ल्स का तो खून खौल गया और वो उससे फाइट करने चले गया। बट ब्रो अभी जो हाई पावर गिरिफ है, ही इज़ अनदर लेवल ब्रो। गट्स उसको टच भी नहीं कर पाया। बस वो अपनी तलवार स्विंग किए जा रहा है बट नथिंग मैटर्स ब्रो। उसको एक भी स्विंग एक भी बार टच नहीं हो पाई और वो कास्का को वहाँ से उठा के ले जाता है। मतलब 2 मिनट के लिए सुखी था वो इंसान, फिर भी उसकी उड़े उड़ा दिए। क्या बोलूँ यार। हाँ, फिर गट्स पूरा डिप्रेशन में चले गया, वो एल्व्स का किंगडम पूरा तबाह हो गया, उनकी पावर्स चली गई। मतलब फिर से यार गट्स चढ़ा गया वहाँ, सभी चीज़ें खराब हो गई, सब मर गए, सबकी पावर्स चली गई। इतनी डार्क माँगा क्यों बनाते हो यार? तो फिर स्टोरी में आगे गट्स का एक फ्रेंड मतलब जो कि एक नेवी मतलब नेवी सोल्जर था, समझ लो पायरेट है। तो उन लोग उसकी शिप में जाते हैं और गट्स एक रूम के अंदर बंद पड़ा है। और गट्स को ऐसे देख मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सही में गट्स है? मतलब ब्रो इतना डिप्रेसिंग, वो ऐसे लाचार पड़ा हुआ था ना, उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ब्रो वेक अप, ये तू नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तुझे फाइट करना है अभी और तू स्ट्रगलर है। तुझे उस नाइट ने पहले ही बोला था, तुझे नाम दिया था एक स्ट्रगलर का। मैंने वो देख के सही में बहुत बुरा लगा था। और वहाँ पे कुछ कुशान आर्मी के लोग आते हैं और इनकी शिप को फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, जो भी है हम लोग को कैदी बना लेते हैं हम लोग। हाँ, तो बट उन कुशान्स के मेंबर्स में गट्स का
जो ओल्ड ब्रांड था हॉक्स का, क्रिकेट नाम का एक बंदा था जो इक्लिप्स के टाइम वहां पे नहीं था, तो वो बच गया था। गर्ड्स को पहचान लेता है और वो बोलता है कि ये गर्ड्स ही है, मेरे फ्रेंड ही है। तो फिर जाके उनको थोड़ा अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बट गर्ड्स को कैद ही रखते हैं, क्योंकि अगर गर्ड्स को हम लोग बंदी बनाए नहीं रखेंगे, गर्ड्स सबको मार देगा। उनको पता था कि ये ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है, ये क्या कर सकता है, इसने सभी मॉन्स्टर सभी चीजों को मार चुका है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है अभी तक का। तो इसलिए गर्ल्स को हम लोग कैद करके रखते हैं। और ब्रो वहां पे भी गर्ल्स का चेहरा देख के फीलिंग सैड फॉर हिम ब्रो। और अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको सुन के ब्रो सैड मत होना, ये मांगा यहीं पे खत्म हो जाती, खत्म नहीं होती, कंटिन्यू है। पर इसका चैप्टर जो भी आने वाला है, अब वो पता नहीं कब आएगा, क्योंकि जो ये लास्ट चैप्टर जिसके बारे में अभी मैंने बताया, ये गर्ल्स को पकड़ लेते कैद करके रखे हैं, वो 31 दिसंबर 2023 को आया था, मतलब 1 साल पहले। तो अब इसके ऊपर भी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसके मांगाका थे वो 2021 में ऑफ हो चुके हैं, तो सैडली वो हमारे साथ नहीं है। इस वजह से वो मांगा पूरी कंटिन्यू ऐसे मंथली ऐसी मांगा नहीं है, क्योंकि अब वो जो ओरिजिनल क्रिएटर थे, जो मांगाका थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर भी जो मांगा वाले स्टूडियो थे वो उस स्टोरी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो इसको कंप्लीट करेंगे, बट उनके जैसा ड्रॉ करना, उनके जैसी स्टोरी लाइन, अब वो हर किसी की बात नहीं है। तुम लोग ट्राई कर रहे हैं इस मांगा को खत्म करने का, वैसे पैनल्स ड्रॉ करने का। तो ये एक सैड न्यूज़ थी हमारे लिए। और अगर मैं इस मांगा के ऊपर थोड़ा बात करूँ, तो ब्रो जो इसका मांगा का था उसको हेड्स ऑफ ब्रो, कितने डार्क मांगा जो भी बनाई तुमने, मतलब तुमने, सॉरी, रिस्पेक्ट, तुमने जो भी ये मांगा बनाई वो बहुत ही डोप, बहुत ही डार्क, डिप्रेसिंग। और इसका जो वर्ल्ड बिल्डिंग, ड्राइंग, सभी चीजें एक पीक है, पीस ऑफ फिक्शन बोल सकता हूँ। ये देखो कुछ पीछे मांगा पैनल्स देखो तुम लोग, तो ये लग रहा है तुम्हें किसी इंसान ने ड्रॉ किए, मतलब ब्रो व्हाट इज दिस। मतलब ये पैनल्स अगर तुम डिटेल देखोगे ना तो समझ में आएगा कि ब्रो ये किस लेवल का आर्टिस्ट था। पर सैडली अब वो हमारे साथ नहीं है। पर देखते हैं आगे आके इस मांगा का एंड कैसे होता है, क्या वो चीजें होती है। एक एक लाइन है मेरे लिए बरसक मांगा के लिए, कि मतलब ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि ब्रो आफ्टर रीडिंग दिस मांगा आई हैव ओनली वन स्टेज ऑफ ग्रीफ, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। मतलब एक्सेप्ट करो ब्रो, जो भी चीजें हो रही है, हो चुकी है, होने वाली, कुछ भी हो, तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो, कुछ तुम्हारा चैनल, यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा हो, तुम्हारी लाइफ फक्ड अप है पूरी, तुम्हारे रिलेशन स्टेटस अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, फैमिली अच्छी नहीं है, जो भी हो ब्रो, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो, अब आगे बढ़ते रहो। एक्सेप्ट इट, जो है वो है, यही तेरा फेट है, यही तेरी जर्नी है, यही सभी चीजें हैं। और मैं आगे सोच रहा हूँ वागाबॉन्ड की सीरीज चालू करूँ, मतलब सीरीज, मतलब 10-20 चैप्टर एक वीडियो में, फिर 20-30 चैप्टर एक वीडियो में, ऐसे में सीरीज बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर तुम्हें जानना हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमास।